दोस्तों आज फिर हम एक और वीडियो लेकर आ गए हैं। ये वर्ग 12वीं के बच्चों के लिए ये उपयोगी है। और इस वीडियो में 2023 के इंटरमीडिएट एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएंगे उसका मॉडल सेट का ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न का हमने उत्तर बताया है। और आप समझिएगा ध्यान से। अगर आपको कोई दिक्कत लगता हो तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, और अगर अच्छा लगेगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। ये इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 एनुअल एग्जामिनेशन का हिंदी का पेपर का कुछ क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 100 है और वो 100 आपसे करवाया जाएगा और हम भी करेंगे आपके साथ। देखिए, चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। छोटे क्या है इसका पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का शुरू करते हैं। कहा गया कि मैं असहाय विवश बैठी ही रही उठ गया छौना मेरा। यह पंक्ति किस शीर्षक से लिखा गया है? तो ये पंक्ति लिखा गया है पुत्र वियोग से लिखा गया। सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखे, यानी पहला क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर कितना होगा छोटे? ए होगा। दूसरा क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए मैग्सेसे सम्मान से पुरस्कारित किया गया था। कौन सम्मान से? मैग्सेसे सम्मान से। अब क्या कहता है सुनिएगा छोटे। अब फिर इसके बाद कहता है जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान कहाँ है? तो जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान था सिताव दियारा सारण बिहार में, यानी क्वेश्चन नंबर तीसरा का ऑप्शन कौन होगा? ए होगा। अब क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कहता है सुनिएगा। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था सिमरिया बेगूसराय बिहार में। कहाँ? सिमरिया बेगूसराय बिहार में, यानी ऑप्शन नंबर कौन होगा? सी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का था अर्धनारीश्वर में कल्पित रूप किसका है? तो अर्धनारीश्वर में कल्पित रूप शंकर और पार्वती का है। किसका? शंकर और पार्वती का। रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है छोटे, अब आगे बढ़ते क्या कह रहा है कि रोज शीर्षक कहानी में मालती के पति किस व्यवसाय से जुड़े थे? मतलब रोज शीर्षक कहानी में मालती के पति किस व्यवसाय से जुड़े थे? तो रोज कहानी शीर्षक में मालती के पति डॉक्टर, वो गैंग्रीन का काम करते हैं, डॉक्टर पेशा से जुड़े हुए थे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है सुनिएगा। कह रहा है रोज शीर्षक कहानी में महेश्वर कौन फल लाया था? तो रोज शीर्षक कहानी में अगर आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा महेश्वर ने आम लाया था। ठीक है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है सुनिए। कह रहा है सन 1926 ईस्वी में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था? तो सन 1926 ईस्वी में भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा गठन किया था। क्या किया था? नौजवान भारत सभा गठन किया था। कह रहा भगत सिंह किसे अपना आदर्श पुरुष मानते थे? भगत सिंह किसे अपना आदर्श पुरुष मानते थे? तो भगत सिंह करतार सिंह सराभा को अपना आदर्श पुरुष मानते थे। ठीक है। कह रहा धांगड़ किस जगह से आए थे? तो धांगड़ आए थे छोटे दक्षिण बिहार से, ये छोटा नागपुर के पठार से जो दक्षिण बिहार में। अब कहता है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। यह पंक्ति किस पाठ से है? तो ये पंक्ति अगर आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा, ये लहना सी उसने कहा था पाठ में से है। कह रहा है सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी में बिसनी चरपाई के पास बैठे मेढ़े पर बैठे क्या करती दिखाई देती है? तो सिपाही की माँ में चरपाई पर बैठे मेढ़े के पास वो सूत काटती नजर आती है। क्या काटती नजर आती है? सूत। मतलब क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर कितना होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। ठीक है। अब इसके बाद कहता है मुन्नी कौन थी? मुन्नी, तो मुन्नी थी बिस्नी की बेटी। किसकी बेटी थी? बिस्नी की बेटी। कौन थी? मुन्नी। अब करा प्रगीत और समाज शीर्षक निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है? तो प्रगीत और समाज लिखा गया छोटे, प्रगीत और समाज लिखा गया वाद विवाद संवाद से, यानी क्वेश्चन नंबर 15 का कौन ऑप्शन होगा? ए होगा। अब कह रहा है कि कहीं नहीं वहीं कविता संग्रह के रचयिता कौन है? तो कहीं नहीं वहीं कविता का संग्रह का रचयिता है अशोक वाजपेयी। कहीं नहीं वहीं से ही लिखा गया हार जीत, और जिसको लेखन कला में कौन शामिल है? ये अशोक वाजपेयी। ठीक है। अब इसके बाद क्या कहता सुनिएगा। कह रहा है कि हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्तिबोध का उदय कैसे कवि के रूप में हुआ है? हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्तिबोध का उदय किस कवि के रूप में हुआ है बताइए? तो क्वेश्चन नंबर 17 का होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रयोगवादी के रूप में किया गया। किस रूप में? प्रयोगवादी के रूप में। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कौन लेखक कांगो के शिक्षा मित्र वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री रह चुके हैं? तो क्वेश्चन नंबर 18 का आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा हेनरी लोपेज। हेनरी लोपेज। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए होगा। जायसी का जन्म स्थान कहाँ है? तो जायसी का जन्म स्थान है जायस कब्र अमेठी। जायस कब्र अमेठी, यानी क्वेश्चन नंबर कौन होगा? ए, ऑप्शन नंबर बी होगा। कह रहा नाभादास किस धारा के संत थे? नाभादास किस धारा के? तो नाभादास वैष्णव धारा के संत थे। किस धारा के? वैष्णव धारा। कह रहा नाभादास का स्थायी निवासी कहाँ था? तो नाभादास का स्थायी निवासी वृंदावन में था। कहाँ था छोटे? वृंदावन में। कह रहा है सुभद्रा कुमारी चौहान रचित पुत्र वियोग शीर्षक कविता कैसी कृति है? तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई ये शोक गीत है। कैसा गीत है? शोक गीत। अब क्या कहता सुनिएगा।
कह रहा है सुभद्रा कुमारी चौहान को 1930 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन का कौन सा पुरस्कार मिला था? तो सुभद्रा कुमारी चौहान को 1930 हिंदी साहित्य सम्मेलन में शेक्सपियर पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार मिला था? शेक्सपियर पुरस्कार। अब कह रहा है 24 क्वेश्चन कह रहा है ज्ञानेंद्र पति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर किस पद पर पदस्थापित हुए थे? तो वो हुए थे कारा अधीक्षक, मतलब होता है जेल के अधीक्षक में हुए थे। कौन हुए थे? ज्ञानेंद्र पति। कहाँ से? बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर और फिर कारा अधीक्षक के पद पर स्थापित हुए थे। यानी क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर ए होगा। 25 क्वेश्चन क्या कहता सुनिए, कह रहा है कि चीर विषाद विलीन मन की यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से लिखा गया है? चीर विषाद विलीन मन की, यानी यह पंक्ति लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर ए होगा, तुमुल कोलाहल कलह से लिखा गया। ठीक है। अब कह रहा है कि चंद्रलाल शर्मा गुलेरी की रचना निम्न में से कौन है? तो चंद्रलाल शर्मा गुलेरी ने अपने जीवन काल में मात्र 3 ही कहानियां लिखी थी, जिसमें से एक है उसने कहा था जो ये प्रेम कहानी है, ऑप्शन नंबर बी होगा, 1935 में लिखा गया। कह रहा है नाभादास की कविता का क्या नाम है? तो नाभादास की कविता का नाम है कवित। क्या नाम है? कवित। सॉरी नाभादास का कविता का नाम है छप्पय। कवित ने भूषण लिखा है। 27 का ऑप्शन नंबर डी होगा छोटे। नाभादास ने छप्पय लिखा है। ठीक है। अब कह रहा है जयप्रकाश नारायण का निधन कब हुआ था? जयप्रकाश नारायण का निधन कब हुआ था? याद रखिए जयप्रकाश नारायण का निधन हुआ था 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी में। यानी ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कह रहा रघुवीर सहाय का निधन कब हुआ था? रघुवीर सहाय का निधन कब हुआ था? तो रघुवीर सहाय का निधन हुआ था क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन होगा बी, 30 दिसंबर 1990 ईस्वी में हुआ था। कितना में? 30 दिसंबर 1990 में। सुखमय जीवन के लेखक कौन है? तो सुखमय जीवन लिखे थे, आपको याद ही अभी तुरंत बताएं कि चंद्रलाल शर्मा गुलेरी ने मात्र 3 कहानियां लिखी थी, जिसमें एक सुखमय जीवन भी था और एक उसने कहा भी था, ये भी था। अब कह रहा है 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पद्मावत के कवि का नाम क्या है? पद्मावत के कवि का नाम, तो पद्मावत के कवि का नाम है जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखा है और इसी में से लिखा गया है ये कड़वक लिखा गया है। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है उर्वशी के रचयिता का नाम क्या है? उर्वशी के रचयिता, तो उर्वशी के रचयिता है रामधारी सिद्धिनकर। इसी पर इनको भारतीय विद्यापीठ पुरस्कार भी मिला था। कह रहा है कि चांद का मुंह टेढ़ा है के रचयिता कौन है? चांद का मुंह टेढ़ा है का रचयिता कौन है? तो ये आप पढ़े हैं तो आपको याद होगा, इसका रचयिता है गजानन माधव मुक्ति बोध। कह रहा है कि दानव दुरात्मा एक मानव की आत्मा एक, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो ये क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, जन जन का चेहरा एक से लिखा गया है। कह रहा है पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नर कंकाल, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नर कंकाल, यह पंक्ति अधिनायक शीर्षक से लिखा गया है। यानी क्वेश्चन 35 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 36 क्वेश्चन है तेरी कुड़माई हो गई, यह पंक्ति किस शीर्षक कहानी से लिखा गया? तो तेरी कुड़माई हो गई यह पंक्ति लिखा गया, उसने कहा था जो लहना सिंह ने पूछती थी, अपने प्रेमिका से ये बार बार पूछता था। ठीक है। कह रहा है कि अब 37 क्वेश्चन कह रहा है अज्ञेय रचित पाठ का नाम क्या है? अज्ञेय ने क्या लिखा है? यानी अज्ञेय ने लिखा है रोज। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने क्या लिखा है? रोज लिखा है। अब इसके बाद कह रहा है ओम प्रकाश वाल्मीकि रचित आत्मकथा का नाम क्या था? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचित आत्मकथा का नाम था जूठन। क्या नाम था? जूठन, जिसमें जूठन का चर्चा भी था और स्वप्न का चर्चा था। कह रहा है विनोद कुमार शुक्ल रचित कविता का नाम बताया, तो विनोद कुमार शुक्ल ने लिखा है प्यारे नन्हे बेटों को, प्यारे नन्हे बेटों को। अब कह रहा है कि ज्ञानेंद्र पति रचित कविता का नाम क्या है? ज्ञानेंद्र पति रचित कविता का नाम क्या है? अब बताएं, पढ़े होंगे आप। ज्ञानेंद्र पति रचित कविता का नाम है ऑप्शन नंबर 40 का होगा बी, गांव का घर उसने लिखा था। ठीक है। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? तो आप अगर पढ़े होंगे तो आपको याद होगा लहना सिंह उसने कहा था, यानी ऑप्शन नंबर सी का है ये उसने कहा था कहानी का पाठ है। अब इसके बाद क्या कहता है? अब इसके बाद कहता है महेश्वर किस कहानी का पात्र है? महेश्वर किस कहानी का पात्र है? तो महेश्वर किस कहानी का पात्र है? तो महेश्वर रोज कहानी का पात्र है। किस कहानी का? रोज कहानी का पात्र है। अब इसके बाद कह रहा है कि ब्रजराज कुंवर किस कविता का पात्र है? तो ब्रजराज कुंवर सूरदास के कविता के पात्र है। यानी क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर होगा ए। कौन सा होगा? ए होगा। ब्रजराज कुंवर सूरदास के पद के क्या है? ब्रजराज कुंवर सूरदास के पद के कविता का पात्र है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे क्या कहता है। कह रहा है छत्रसाल किस कविता का पात्र है? छत्रसाल किस कविता का पात्र है? तो छत्रसाल कवित का, क्योंकि कवित लिखा गया है भूषण के द्वारा और इसी का वो छत्रसाल पात्र है।
अब क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है सुनिएगा। कह रहा है रामधारी सिंह दिनकर किस काल के कवि हैं? रामधारी सिंह दिनकर किस काल के कवि हैं? तो आप अगर पढ़े होंगे तो आपको याद होगा रामधारी सिंह दिनकर आधुनिक काल के कवि है। कौन सा काल के? आधुनिक काल के कवि है। कह रहा है जायसी किस काल के कवि हैं? जायसी किस काल के कवि हैं? अगर आपको पढ़े होंगे तो ये भी याद होगा जायसी भक्ति काल के कवि थे। किस काल के कवि थे? भक्ति काल के कवि थे। कह रहा है ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? ओ सदा नीरा, तो ओ सदा नीरा आपकी किताब का निबंध विद्या है। कौन सा विद्या है? निबंध विद्या है। अब इसके बाद कह रहा है हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन विद्या है? हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? तो ये हंसते हुए मेरा अकेलापन मलेज के जी के द्वारा लिखा गया जो डायरी है। क्या है? डायरी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता सुनिए। कह रहा कड़वक शीर्षक कविता किस महाकाव्य का अंश है? तो कड़वक शीर्षक कविता पद्मावत महाकाव्य का अंश है। किसका? पद्मावत का, यानी 49 का ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है। कह रहा सूरदास के दोनों पद किस महाकाव्य के अंश हैं? तो सूरदास के दोनों पद हैं, सूरदास के दोनों पद जो लिखे गए हैं सूरसागर से लिखे गए हैं। कहाँ से लिखे गए हैं? सूरसागर से लिखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस प्रतिनिधि काव्य का अंश है? तो पुत्र वियोग शीर्षक कविता मुकुल, कितना का? मुकुल का है, मतलब ऑप्शन नंबर ए होगा 51 का। ठीक है। अब इसके बाद क्या कहता है सुनिएगा। कह रहा है कि तार सप्तक के संपादक कौन है? तो तार सप्तक के संपादक थे अज्ञे जी। कौन थे? अज्ञे। अब कह रहा है कि टीटी की माँ का नाम क्या है? तो टीटी की माँ का नाम था मालती। क्या नाम था? मालती। ऑप्शन नंबर कौन होगा? सी होगा। मालती नाम था। क्या नाम था? मालती। अब कह रहा है हमें जीवन और मृत्यु के विषय में किस रीति से सोचना चाहिए? तो हमें जीवन और मृत्यु के विषय में आध्यात्मिक रीति से सोचना चाहिए। याद रखिएगा ये VVI क्वेश्चन है और पूछेगा आपके एग्जाम में ये आध्यात्मिक रीति से हमें जीवन और मृत्यु के विषय में किसी रीति से सोचना चाहिए। ठीक है। अब कह रहा है सर्वव्यापी शब्द का अर्थ क्या होता है? तो सर्वव्यापी शब्द का अर्थ होता है हर जगह व्याप्त। हर जगह व्याप्त। सर्वव्यापी का मतलब होता है हर जगह व्याप्त। क्या होता है? हर जगह व्याप्त। कह रहा आंख लगना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? तो आंख लगना मुहावरा का अर्थ होता है नींद आना। क्या होता है? नींद आना। अब इसके बाद कह रहा है कि ईमान बेचना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? तो ईमान बेचना मतलब होता है अपने कर्तव्य से हट जाना। अपने कर्तव्य से क्या होना? हट जाना। ठीक है। अपने कर्तव्य से हट जाना। इसके बाद कह रहा है कि कमर टूटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कमर टूटना मुहावरे का अर्थ, तो कमर टूटना मुहावरे का अर्थ होता है निराश्रय होना। क्या होना? निराश्रय, मतलब कोई आशा या कोई आश्रय नहीं रहना। अब कहता है क्वेश्चन नंबर 59 कहता है 3-13 होना मुहावरे का अर्थ होता है। तो क्वेश्चन नंबर 59 का होगा ऑप्शन नंबर डी। 3-13 होना मतलब होता है बिखर जाना। ठीक है। कह रहा है दांत खट्टे करना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? तो दांत खट्टे करना मुहावरा का अर्थ होता है पराजित करना। क्या होता है? पराजित करना। कह रहा है उपवन शब्द में उपसर्ग क्या है? तो उपवन शब्द में उपसर्ग है उप। क्या है? उप उपसर्ग है उप। अब कह रहा है बेईमान शब्द में उपसर्ग क्या है? तो बेईमान शब्द में उपसर्ग है बे। क्या है? बे। अब कह रहा है कि अंकुरित शब्द में प्रत्यय क्या है? तो अंकुरित शब्द में प्रत्यय होगा ईत प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? ईत प्रत्यय। कह रहा है बड़प्पन शब्द में प्रत्यय क्या है? तो बड़प्पन शब्द में प्रत्यय होगा अपन प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? अपन प्रत्यय। कह रहा है ख का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तो ख का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। अकुह विसर्जन यान कंठा। अब कहता है कि न का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तो न का उच्चारण स्थान होता है मूर्धा से। कहाँ से होता है? मूर्धा से होता है। आप याद रखिएगा न का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? मूर्धा से। कह रहा है कि छ का उच्चारण कहाँ से होता है? तो छ का उच्चारण होता है इचू यसानम तालु से होता है छोटे। ठीक है। कह रहा है कि भ का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? भ का उच्चारण स्थान ओठ से होता है। किससे होता है? ओठ से। अब कह रहा है शहर शब्द क्या है? शहर शब्द क्या है? आप याद रखिए शहर शब्द पुल्लिंग शब्द है। शहर शब्द कौन सा शब्द है? पुल्लिंग शब्द होते हैं। मतलब शहर को हम पुल्लिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? पुल्लिंग कहेंगे। अब कह रहा है आयु शब्द क्या है? आयु शब्द क्या है? अब सोचिए अब आयु शब्द क्या होगा? आयु शब्द, तो आयु शब्द होंगे स्त्रीलिंग शब्द है। कौन सा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है। अब कह रहा है कि आत्मा शब्द कौन सा है? तो आत्मा ना स्त्रीलिंग है ना पुल्लिंग है, ये उभय लिंग है, दोनों लिंग में चलते हैं। ठीक है। अब क्या कहता है अनुराग शब्द का विलोम क्या होगा? तो अनुराग शब्द का होगा विलोम विराग। क्या होगा? विराग। अब इसके बाद कह रहा है विराग होगा छोटे अनुराग का विलोम। अब क्या कहता है? कह रहा है 73 क्वेश्चन कह रहा है कृष्ण शब्द का विलोम क्या होता है? तो कृष्ण का विलोम होता है शुक्ल। क्या होता है? शुक्ल। 73 का क्वेश्चन का आंसर होगा ए। अब कहता है अस्थावर शब्द का विलोम क्या होता है? अस्थावर शब्द का विलोम होता है जंगम। क्या होता है? जंगम। अस्थावर मतलब होता है जंगम। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 75 का कह रहा है स्तुति शब्द का विलोम क्या होता है? तो स्तुति शब्द का विलोम होता है निंदा। क्या होता है? निंदा। यानी क्वेश्चन नंबर 75 का ऑप्शन नंबर कितना? सी होगा। कह रहा है आकर्षण शब्द का विलोम क्या होगा? आकर्षण शब्द का विलोम होगा
विकर्षण। क्या होगा? विकर्षण। आकर्षण का क्या होता है? विकर्षण। कह रहा है स्वर्ण शब्द का विशेषण क्या होगा, तो स्वर्ण शब्द का विशेषण क्या होगा, तो यहाँ विशेषण पूछ रहा है, तो स्वर्ण शब्द का होगा स्वर्णिम। क्या होगा? स्वर्णिम। अब कह रहा है जगत शब्द का विशेषण क्या होगा, तो जगत शब्द का विशेषण होगा जगदीश। क्या होगा? जगदीश। कह रहा है दीन शब्द का विशेषण क्या होगा, दीन शब्द का विशेषण क्या होगा, तो दीन शब्द का विशेषण होगा दैनिक। दीन शब्द का क्या होगा? दैनिक। अब कह रहा है पुराण शब्द का विशेषण क्या होगा, तो पुराण शब्द का विशेषण होता है पौराणिक। क्या होता है? पौराणिक। क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर छोटे 80 का होगा, ऑप्शन नंबर कितना? सी। क्वेश्चन का 80 का होगा ऑप्शन नंबर सी। अब कह रहा है विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो आपने पढ़ा होगा विशेषण के कितने भेद होते हैं, विशेषण के कुल 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद। अब आगे बढ़ रहे हैं। कह रहा है निम्न में से संख्यावाचक विशेषण कौन है, मतलब जो संख्या को बताता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कौन सही होगा? ए सही होगा। 82 का ऑप्शन नंबर ए। कह रहा है यथासाध्य शब्द में कौन सा समास है, तो यथासाध्य में अगर आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा अव्ययी भाव समास है। कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। कह रहा है नरसी शब्द कौन सा समास है, तो नरसी शब्द है जो नरसी शब्द कर्मधारय समास है। कौन सा समास? कर्मधारय है। क्वेश्चन नंबर 84 का ऑप्शन नंबर कौन है? ए होगा। कह रहा है पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची, आप सोचिए समझिए बताइए पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची क्या हो सकता है, तो पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची होगा भूमि। आपको पता भी होगा, बताने की बात नहीं है। अब कह रहा है गणेश शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, गणेश शब्द का पर्यायवाची, तो गणेश शब्द का पर्यायवाची आप याद रख लीजिएगा, एग्जाम में पूछता है गिरजानंदन। क्या होगा? गिरजानंदन। अब कह रहा है कि नदी शब्द का पर्यायवाची कौन होगा, नदी शब्द का पर्यायवाची, तो नदी शब्द का पर्यायवाची होगा तटिनी। क्या होगा? तटिनी। यानी क्वेश्चन नंबर 87 का कौन होगा? बी। अब कह रहा है कि भौरा शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, भौरा शब्द का पर्यायवाची बताइए, अगर आप पढ़े होंगे तो भौरा शब्द का पर्यायवाची आपको याद होगा, हमको पूरी तरह याद है कि मधुप होता है। क्या होता है? मधुप होता है। कह रहा है स्वागत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो स्वागत शब्द का संधि विच्छेद होगा सुजोड़ आगत। क्या होगा छोटे? सुजोड़ आगत। अब कह रहा है कि गायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो आपको पता होगा गायक शब्द का संधि विच्छेद होगा गई जोड़ अक। कौन होगा? गई जोड़ अक, मतलब ऑप्शन नंबर सी। कह रहा परमार्थ शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो परमार्थ का होगा परम जोड़ अर्थ। परम जोड़ अर्थ, यानी ऑप्शन नंबर कौन होगा? सी सही होगा। कह रहा है कि पावन शब्द कौन सा संधि होगा, पावन शब्द में होगा बाबू, अगर आपको याद होगा तो आप पढ़े होंगे अयादि संधि होगा। कौन सा संधि? अयादि संधि। कह रहा भीड़ शब्द कौन संज्ञा है, तो भीड़ शब्द आपको बताने की बात ही नहीं है, भीड़ शब्द समूहवाचक संज्ञा है। अब कह रहा है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं छोटे, आपको याद भी होगा, संज्ञा के 5 भेद होते हैं, ये बताने वाले बात नहीं है। कुर्सी शब्द कौन सा संज्ञा है, तो कुर्सी शब्द जातिवाचक संज्ञा। कौन सा संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा। कह रहा दूध शब्द कौन सा संज्ञा है, तो दूध होगा द्रववाचक संज्ञा। कौन सा संज्ञा? द्रववाचक संज्ञा। द्रववाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर बी होगा। मनुष्यता शब्द कौन सा संज्ञा है, मनुष्यता, तो मनुष्यता को हम लोग भाव से पता करते हैं, यानी ये भाववाचक संज्ञा होगा। ठीक है। अब कह रहा महोदय शब्द कौन सा समास है, महोदय शब्द कौन सा समास है, तो महोदय शब्द छोटे अगर आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा, महोदय शब्द होंगे कर्मधारय समास। कौन समास? कर्मधारय समास। यानी क्वेश्चन नंबर 98 का ऑप्शन कौन होगा? बी होगा। अब कह रहा है कि भाई बहन शब्द कौन समास है, भाई बहन, तो ये बताने वाला बात ही नहीं है, भाई बहन द्विगु समास होगा। कौन समास? द्विगु समास। सॉरी भाई बहन, गलती मैंने बता दिया, भाई बहन द्वंद्व समास होगा, द्विगु तो संख्यावाचक बताता है छोटे। 99 का ऑप्शन नंबर कौन होगा? बी होगा। यानी भाई बहन कौन समास होंगे? द्वंद्व समास होंगे, द्वंद्व समास, याद रखिएगा, भाई बहन कौन समास? द्वंद्व समास। कह रहा है कि पंचानन शब्द कौन सा समास है, तो पंचानन शब्द ऐसे होता है बहुब्रीहि समास, लेकिन बहुब्रीहि यहाँ दिया नहीं है, तो यहाँ पे होगा द्विगु समास। कौन समास? द्विगु समास, याद रखिएगा, पंचानन द्विगु समास। मैं अब ये आपका 100 क्वेश्चन पूरा हो गया छोटे, ये 12th का था। इसी तरह से मैं हर मॉडल सेट का, जो नए नए मॉडल सेट आ रहे हैं आपके एग्जाम का, मैं सबका ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव का आपको वीडियो बना कर डालता रहूँगा। आप इसे एक बार देख लीजिएगा, आपके एग्जाम में इस क्वेश्चन में से फिक्स है आपके 10 या 15 या 20 क्वेश्चन जरूर फिक्स आएंगे, तो आएंगे इस 100 क्वेश्चन में से। ठीक है। और ये अगर अच्छा लगेगा, अगर इसमें कोई त्रुटि हो गया होगा, कोई जल्दबाजी में कोई हो सकता है कोई छूट गया होगा, वीडियो कम समय में बनाने के लिए मैंने ऐसा कर दिया था, ये जल्दी फटाफट बोलना शुरू किया। अगर कोई मिस्टेक भी हो गया होगा तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपको वो सही करेंगे, और मैं आपका कमेंट का इंतज़ार भी करूँगा। बाकी फिर अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है छोटे। और अगर इसमें तो अगर कभी कभी होता क्या है कि दरअसल पढ़ाते पढ़ाते कभी कभी कोई बात मन में आ जाता है तो हो जाता है गलती, लेकिन आप उसे समझ लीजिएगा और बता दीजिएगा हमें